स्वागत है साथियों हमारे संस्कार गुरुकुलम चैनल में। दैट इज द पार्ट ऑफ भाव्य एकेडमिक इंस्टीट्यूट साकेतपुरी गुड्डा झारखंड। दिस इज आल्सो एन इनिशिएटिव पार्ट ऑफ आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। साथियों, हमारे साथ हमारे जितने भी शिक्षाविद शिक्षक हैं, सबका मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है आप लोगों को। चलिए साथियों, हम लोग अपने इस विषय वस्तु को फिर से पुनः आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके प्रीवियस क्लास में जो है मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत जो गणित की प्रकृति थी, गणित का जो शिक्षण उद्देश्य था, उस चीजों को लेके हमने क्लास को आगे बढ़ाया था। आज उसी विषय वस्तु को लेके फिर हम आपके साथ में हाजिर है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ जितने भी अनन्य जो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, सबके दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और वैसे साथियों, मैं आज जो टॉपिक आपके साथ में जो वर्णन कर रहा हूं, ये हमारा यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की लेक्चर यूजीसी नेट के नाम पर, और उस टॉपिक का नाम है साथियों ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। साथियों, इसके गत वर्ष जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, वहां पे बुद्धिशीलता से संबंधित 2 से 3 सवाल हमको बराबर देखने को मिल जाती है। यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं मैं। और एक क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाती है, ये सिर्फ ऑन द ब्रेन स्टॉर्मिंग कंसेप्ट। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे एक बार मेरा यही जो है रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पूरे मानव कल्याण का जो भाव है हमारे अंदर उनके तक पहुंच पाए और उनके मन मस्तिष्क में हम बैठ सके। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। साथियों, ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से ही यह पता चलता है कि मस्तिष्क में स्ट्रेंथ लाना, टू स्टॉर्म ऑन ब्रेन। वैसे साथियों, ब्रेन स्टॉर्मिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपके साथ में मन मस्तिष्क चिंतन और चेतन पर हम बात कर लेते हैं आपके साथ में। आइए साथियों, हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क, मन, चेतन, अचेतन और पराचेतन, जिसको अवचेतन भी कहते हैं। वास्तव में देखा जाए साथियों, तो हमारे वातावरण में अधिकाधिक लोग मस्तिष्क को और मन को एक ही समझ बैठते हैं। जहां तक कि ऐसा पुस्तकों में वर्णन आया है कि मस्तिष्क और मन में धरती आसमान का फर्क है। मस्तिष्क तो सिर्फ और सिर्फ वह भौतिक तत्व है, वह भौतिक जो है संयंत्र है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं। और उन नर्व्स के ही आधार पे जो है हमारा होल बॉडी सिस्टम के पार्ट्सों को रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। उससे भी बड़ा चीज है साथियों हमारा मन। वास्तव में जो मन अगर हम बात करें साथियों, तो मन क्या है? तो मन हमारा लालसा, हमारी जिज्ञासा, हमारी प्रवृत्तियों की आधार, प्रवृत्तियों की इकाई, और हमारा जो भी सोच है, जो भी तर्क है, वो सारे चीज मन के अनुरूप है, वो मन है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो भी जिज्ञासा हमारे अंदर में आता है, उसी को हम लोग मन कहते हैं। साथियों, मन क्या है? तो मन हमारे शरीर में एक स्थिति है जो कि
हमारे हर कण कण में जो है, बॉडी के कण कण में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि सपोज एक छोटा सा नन्हा सा बालक है और उनका अस्तित्व, उसके मस्तिष्क की बात करें तो एकदम कोरी स्लेट की तरह है। उनके अंदर में कोई भी ऋणात्मक और धनात्मक ज्ञान कुछ भी नहीं है, किसी भी ज्ञान, वो सारे ज्ञान से अवबोध बालक है। तो साथियों, वो जो अवबोध बालक है, तो उस बालक में क्या मस्तिष्क नहीं है? मस्तिष्क है, लेकिन मन नहीं है उस समय। लेकिन जब उन्हीं बालकों को उनके मां के द्वारा दुग्ध पान या फीडिंग कराया जाता है, तो उनके मानस पटल पर उन मातृत्व प्रेम का, उन माता के प्रति जो सोच है, उनके अंदर में जागृति होती है। वो जो बालक है, जो अवबोध थे, लगातार उनके मां के द्वारा जो फीडिंग कराया गया, उस मां की चित्रण उसके मस्तिष्क में है। तो साथियों, मन क्या है? तो उसका जो अवबोध बालक जो थे, उनके पास मस्तिष्क था, आत्मा भी थी। वैसे कहा जाता है साथियों, पुस्तकों में जैसा वर्णन आया है, मन क्या है? तो मन आत्मा का ही सहचर रूप है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जब वह बालक अवबोध था, तो उसे कुछ भी ज्ञान की, व्यवहारिक ज्ञान की अनुभूतियां उन्हें नहीं थी। लेकिन जब उनके वातावरण से उनका सामंजन हुआ, उनका समायोजन हुआ और वो अंगीकरण किया, इमिटेशन किया, they adjust on the environment and gain the imitation and take the imitation from the environment, from the society, from the community। और जो वातावरण व्यवहार में वो देखा, जाना, अब उनका धीरे धीरे बिखराव होना स्टार्ट हो गया। तो आत्मा का ही सहचर रूप मन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं साथियों कि मान लिया जाए एक बालक के, लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरा मन करता है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं और ऊंची ऊंची उड़ान भरूं। तो साथियों, ये उनका, उस बालक, अवबोध बालक जो पहले थे, उनमें ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं आई थी, उनकी सोच भी नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही वातावरण में आया, पक्षियों को देखा, अब पक्षियों के जैसा बनने की लालसा उनके अंदर में हुई और उनके लिए जो कार्य किया, तो वो मन के अनुसार कार्य किया, वही उसका मन है। चलिए साथियों, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें मिठाई खानी चाहिए, वही एक, जब मैं छोटा बच्चा था, जब हमें कुछ नहीं आता था, पता ही नहीं था मिठाई होता क्या, था हमारी लालसा कभी नहीं रही कि मिठाई को प्राप्त करना है। अब हमारा मस्तिष्क में वो प्रतिमा जो आया, वो हमारे व्यवहार के कारण से आया, और वही जो हमारा धीरे 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 जो बिखराव हुआ हमारा शरीर में, वही मन है। हमारा लड्डू खाना मन हुआ, लड्डू में जो जिज्ञासा गई, वो मेरा मन है। हमने कुछ फल खाए, फल की जो हमें जो रस आया, हमें जो उनका अच्छा लगा, रुचि आया,
वो हमारा आदत हो गया है, हमें किसी के देखने की आदत हो गई है, उससे हमको प्रेम है, उस चीज को देखते हैं। तो ये प्रेम क्या है? तो ये प्रेम मन का एक भाग है। मन के अंदर में आया कि ये प्रेम की चीज है, इससे हमें प्राप्त करना है। बात समझ आ रहा साथियों? तो ये हमारा मन है। तो हमारे रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है। वैसे साथियों मैं कह दूं कि आज की जो हम कक्ष लेंगे वो हमारा वेद पे डिपेंड होगा, और हम इसके बाद जो होगा हम सिगमंड फ्राइड के ऊपर में जो वर्णन है वो हम चेतन पे पूरा वर्णन करेंगे। वहां पे वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो वैदिक सोसाइटी है, वैदिक सोसाइटी हमारा रामचरितमानस में इसकी वर्णन सार्थकता के साथ में ली गई है। तो मैं आज आपकी जो यहां पे वर्णन करूंगा वो रामचरितमानस के अनुसार वर्णन करूंगा। वैसे इनके हिंदी रूपांतरण भी जो है हमारे गुरु महाराज के द्वारा जो लिखी गई रामचरितमानस सारसटीक, उसमें भी इसकी उल्लेख है। आप वहां पे पढ़ें, आपको समझ में आएगा। और अगर आप पढ़ना चाहें तो भगवत गीता पढ़ें, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो रचित पुस्तक है, उनमें से पेज नंबर आप देखेंगे 47, वहां पे भी इन्होंने इसकी वर्णन की है। आप अगर ओशो की बात करें तो ओशो की भी हमने जो है उनकी एक वीडियोस मिली थी हमको यूट्यूब में, वहां से हमने देखा। सदगुरु महाराज की एक जो है वीडियोस, वहां पे उन्होंने परिचर्चा की है। ओशो की तो बात ही अलग है, वो एक अलग तरीके से ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी मैं उल्लेख करूंगा। हमारे साथ बने रहे साथियों, ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्टेड आपके साथ लेके आएंगे। वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि इतना भी हमारा अध्यात्म के साथ, क्योंकि हमारे अध्यात्म को जो है छुपा लिया गया है, हमारी संस्कृति को छुपा लिया गया है। ये सारी चीज से हमारे जो स्टूडेंट है वो वंचित है, और मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहूंगा इस चीज को लेके। आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक, सिगमंड फ्राइड ने भी जो परिचर्चा की है वो अधूरा है। सिगमंड फ्राइड की जो चेतन पे जो वर्णन है वो अधूरा है। हमारे संदीप माहेश्वरी सर ने भी इनकी परिचर्चा की है। पूरा वीडियो मैंने देखा 44 मिनट की, उनमें चेतन की चर्चा और प्राचेतन की चर्चा 1 मिनट भी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इसकी चर्चा आपको किसी भी इंग्लिश बुक में नहीं मिलेगी, फॉरेन राइटर में नहीं मिलेगी। आपको रामचरितमानस, भगवत गीता में इनकी वर्णन है, और सार्थकता के साथ मैं इसकी वर्णन करता हूं। साथियों, मन बात समझ में आ रही होगी, मन क्या है? तो मन हमारे शरीर के जितने कण कण हैं, जो वातावरण में हम रहते हैं, उनके साथ में उसकी जो है फैलाव, वही तो मेरा मन है। बात साथियों समझ में आ रहा है? वो मेरा मन है। मन चंगा कठौती में गंगा, ऐसे लोग कहते हैं, कहावत है हमारी जो है माता जी वो कहती हैं, मन उनका तो चल दुमका, ऐसे भी क्या क्या वो लोग बोलती हैं, है ना। तो ये मन क्या है? ये मन जिज्ञासा है, लालसा है, सोच है। हां, लेकिन ये आत्मा से जुड़ी चीज भी है। अब कोई बात करेंगे आत्मा क्या है, आपके मन में आती होगी आत्मा क्या है। तो साथियों, जो मैं हूं वही आत्मा। कहने का तात्पर्य यह है, आपके अंदर में जो वह साउंड प्रोड्यूस करता है, जो अंदर से फीलिंग्स की जागृति करता है, जो हमारे होल बॉडी को, ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, वही आत्मा है, सोल है। आत्मा की अगर बात किया जाए तो यह क्या है, यह इसका रूप कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, यह कहां रहता है, इन चीजों का
वर्णन व्यवहारिक रूप से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए आपको उसके अनुकूल होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जिस प्रकार से हमें सेब को देखकर सेब के बारे में पता होता है, क्योंकि वह सेब को हम देख पा रहे हैं तो उसके बारे में हम वर्णन कर पा रहे हैं, लेकिन आत्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसका हम वर्णन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक रूप से इसकी वर्णन नहीं की जा सकती है, लेकिन हां कहेंगे कि वो एक पावर जो हमारे पूरे होल सिस्टम को चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वही आत्मा है। वैसे साथियों इस पे ज्यादा आध्यात्मिक बातें ना करते हुए हम चलते हैं। मस्तिष्क और मन की बात तो हो गई, अब आते हैं चेतन। तो साथियों 3 प्रकार का यहां पे मन का वर्णन हमारे पास है। पहला है चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा है पराचेतन। कंसस, अनकंसस, सुपर कंसस। आखिर ये कंसस, अनकंसस और सुपर कंसस क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कभी कभी साथियों जब हम चलते रोड में, जब रोड में चलते हैं तो हमारी मस्तिष्क में एकाग्रता होती है। अगर कहीं पर मेरा मन कहीं पे टिक जाता है तो बगल से कोई भी पार हो जाए हम उसे देख नहीं पाते। साथियों एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं आपके साथ। मान लिया जाए कि हम एक रोड से गुजर रहे हैं और हमें उस रोड में गुजरते हुए कोई एक अच्छा चीज हमको पसंद आ गया, तो हमारी जो मन है वो अब टिक गया वहां पे, उस विषय वस्तु पे। अब उस विषय वस्तु पे मन टिकने पर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और जब एकाग्र हो जाता है तो बगल से कोई पार हो गया, मम्मी जी पार हो गई, पापा जी पार हो गए, कोई पता नहीं चला कि बगल से पार कौन हुआ है। मम्मी पार हो रही है, देखता बेटा तो मेरा बड़ा हो गया, एक टक देख रहा उधर, क्या बात है, बोला अच्छा चलो घर में पूछते हैं। अब लड़का तो देखा नहीं, उनके सामने से उनकी माता जी पार हुई थी और उनके निगाह में उनकी मां की प्रतिमा नहीं आई। उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चीज था जो उनको अच्छा लगा था। अब घर आया, बेटा बोलता है कि बेटा तुम तो बड़ा नालायक हो गया है, तुमको हमने अपाची गाड़ी दे के रखा है, हम बगल से आए तो हमको देखा तक नहीं और एक टक कहीं और देख रहा था, बेटा तुम तो बहुत बड़ा बावड़ा हो गया है, तुम तो नालायक हो गया है। बोला माता जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। बेटा देखोगे कैसे, तुम देख कहीं और रहा था। कहने का तात्पर्य साथियों, ये जो व्यक्ति थे उनके सामने से सारी घटनाएं हुई, लेकिन उनका चित्रण उनके मस्तिष्क पे नहीं हो पाया। वो जिनको देख रहे थे वहीं पे एकाग्रता थी और उनके बाद कोई कार्य नहीं हो पाई। तो वो क्या है? तो साथियों वो हम कहेंगे कि अचेतन है, जिसमें कोई चेतना नहीं है। चेतना एक सापेक्ष के रूप में छोटा सा चिंतन यहां चेतन आई, जो उनके मस्तिष्क में एकाग्रता थी, लेकिन किसी चीज की अनुभूति उनको नहीं हो रही थी, सिर्फ मस्तिष्क एकाग्र करके था, तो वो अचेतन में था, अनकंसस था वो।
एक्चुअली इसको अलग अलग लोग, इसको मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुति करते हैं। एग्जाम्पल समझ में शायद आपको आ रहा होगा। वो हमारा अनकॉन्शियस था। जैसे हम रोड में चलते हैं, रात्रि काल में अगर सांप भी हमको दिखाई, एक रस्सी देख के हम डर जाते हैं और वो वास्तव में एक सांप होता है, तो वो कौन सा चीज है? अरे वो भी तो अचेतन है, कोई चेतना उससे काम नहीं कर रही है, क्योंकि मस्तिष्क भी टिका है, तो मन भी उसका अगर एक जगह पे टिका हुआ है, उससे कोई अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो भी अचेतन है। जो कोई भी कार्य बिना किसी चेतन के साथ हो, वही तो अचेतन कहलाता है। अब मुख्य है चेतन। अब चेतन को साथियों समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। चेतन क्या होता है, कॉन्शियस क्या है? साथियों, अगर हम आपके सामने अच्छे अच्छे परिभाषा का वर्णन कर दें तो शायद साथियों समझ में नहीं आएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लिया जाए साथियों, एक व्यक्ति को भूखे एक जंगल में छोड़ दिया जाए, जहां पे कोई पशु नहीं है, जो कोई पक्षी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है रेगिस्तान के तरह जो है वहां पे सूखे सूखे पेड़ हैं, काटीले काटीले पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। न उनके पास पानी है और न ही उनके पास खाने का कुछ सामग्री है, और वो जो है बहुत दिन से अत्यंत ही भूखा है, और रोड में जो है, और जो रास्ते से वो उसी जंगल में जो भ्रमण कर रहे हैं। अब उसको, उसकी जो मन है, ध्यान दीजिएगा क्या कहने का तात्पर्य है मेरा यहाँ। वो जो मन है, उसका मन, उसका कहीं बिखराव नहीं है, उसके अंदर में कोई लालसा नहीं है, उसका एक ही ध्यान है अन्न पे। कहने का तात्पर्य है हमारा साथियों कि जब वह भ्रमण कर रहा है, उसके अंग अंग की शक्तियां कमजोर पड़ जा रही है, उसकी कोई कामना, मनोकामना नहीं हो रही है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, सोफा चाहिए, कुछ चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो उनका सिर्फ है कि हमको कुछ न कुछ अन्न चाहिए। वो इतने कमजोर हैं कि वो अच्छे से चल नहीं सकते हैं। अब उनके सामने से एक छोटा सा जीव उसके बगल से क्रॉस होता है, तो वो औ न तौ देखता है और उस पर कूद पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। जब वह कूदा, पकड़ने के तरीके पे आया, तो उसके मन मस्तिष्क पर सिर्फ एक ही चीज टिका है, उसके मन पे सिर्फ एक ही है कि हमको इसको पकड़ना है। तो ये जो अवस्था है, ये क्या है? तो ये हमारा भी अचेतन है। बात समझ पा रहे हैं? अचेतन है यहां पे, लेकिन वो चेतना की ओर प्रवेश कर रहा है। वो चेतना की ओर प्रवेश कर रहा है। कहने का तात्पर्य है हमारा कि जब उसको प्राप्ति अगर हो जाती है, तो फिर से पुनः वह वापस लौट जाता है अपने वास्तविकता पे, लेकिन वो वास्तविकता पे नहीं लौटता है, तो वह फिर चेतन की ओर चलते रहता है। कहने का तात्पर्य था, और भूख को मिटाने की जो सामग्री उनके पास आ गया और उसको वो पकड़ लिया, तो वो अचेतन मानेंगे। वो उसको काट के मार के खा जाएगा, क्या मॉरलिटी, क्या ऑरलिटी, क्या कुछ नहीं पता, वो सिर्फ उसको खाएगा। बात समझ रहे हैं साथियों? ये मेरा अचेतन है। देखिएगा बहुत सूक्ष्म अंतर है इनके बीच में, अब समझने की कोशिश कीजिएगा।
लेकिन अगर उसको वो भी जीव ना मिला होता, उसी निर्जन जो जंगल है, उस जंगल पे उसे कुछ भी ना मिला, वो जीव भी नहीं मिला होता, दूसरी कहानी को ले जाए उसी कहानी जोड़ते हुए, वो भी जो जीव था वो भी नहीं आया हो, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ भूख 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 लगा हुआ रहता होगा। तो साथियों, जब वह शरीर से पूरे शक्ति उसका काम करना बंद कर दिया होगा, काम करना बंद कर देगा और उनका भूख से लालसा हट जाएगा, तो वो चेतन को प्राप्त कर पाएगा, चेतन अवस्था में गुजर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अचेतन का भी सूक्ष्मतम रूप चेतन है। समझ रहे हैं साथियों? कहने का तात्पर्य वो है कि जो हमारी लालसा है, क्योंकि वहां पे भूख भी लालसा थी, तो हम लालसा के जरिए ही हम चेतन की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है साथियों, क्योंकि मन का ही तो, मन क्या है? तो लालसा है, लालसा है तो मन है। तो चेतन में हमारे जो ओशो हैं वो कहते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि हम चेतन में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? तो अचेतन के बाद हम सूक्ष्मतम रूप में जाएंगे, वो चेतन की हमको प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो बिखराव है मन का, उसको एक जगह पे एकाग्र करना है। उदाहरण के स्वरूप अगर देखें, एक जंगल में एक शेर जब भूखा होता है तो उसके मस्तिष्क में रहता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ शिकार करना है, और उस शिकार करने के लिए जी जान से लगा के शिकार करता है। ये अचेतन में ही हो रहा है, वो शिकार करता है। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? वो शिकार करने के कगार पे है। और जो हिरण है, जो बच रहा, उसको पता है कि ये हमको खा जाएगा सिर, तो उससे बचने के लिए वो भी जी जान से भाग रहे हैं, वो भी अचेतन में है। लेकिन साथियों, चेतन में इतना शक्ति होता है कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये चेतन अवस्था में, तम की बहुत कोई कहते हैं कि ये पराचेतन में होता है, ऐसा नहीं है। ये चेतन अवस्था में ऐसी जागृति होती है। कहने का तात्पर्य है साथियों, हमारे भगवान गौतम बुद्ध भी इनका वर्णन किए अपनी पुस्तक धम्मपद में। आप वहां पे देखेंगे, उनका वर्णन है कि जैसे भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में भी कहा, अंतिम एक जो है वहां पे एक वाक्य आया हुआ था कि जो अंतिम जो लालसा है, उस लालसा पे टिके रहकर हम चेतन में प्रवेश कर सकते हैं। और चेतन में प्रवेश होते हुए जब प्रवेश करेंगे तो उसके बाद हम पराचेतन को प्राप्त कर पाएंगे। और जब पराचेतन को हम प्राप्त करेंगे तो ये पूरा यूनिवर्स से भी हम ऊपर में रहेंगे। कहने का तात्पर्य साथियों, हम चेतन को प्राप्त सिर्फ अपने मन के एकाग्रता पे कर सकते हैं। मन एकाग्र होगी तो हम चेतन पे प्रवेश कर सकते हैं। कैसे पता होगा कि हम चेतन पर प्रवेश कर गए हैं? जिस प्रकार की साथियों किसी व्यक्ति को भूख लगती है और भूख इतना लगता है कि उसे कोई होशो हवास नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भूख मिट जाती है। वो जो भूख मिटा तो उसको कोई खाना दिया नहीं, वो भूख उसके अंदर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी उनके अंदर में था, उस ऊर्जा के संचरण ने उसके भूख को समाप्त कर दिया। समझ पा रहे हैं साथियों? तो हमको पता चला कि मेरी भूख खत्म हो गई। तो चेतन की प्राप्ति कैसे होगा? हमको कैसे पता चला कि चेतन की प्राप्ति हो गई?
जब हम कहीं एकाग्र मन को टिकाए, जब मन को हम एकाग्र टिका पाएंगे और एक जगह हमारी जो लालसा है उस लालसा पे ध्यान केंद्रित करके रखेंगे तो वो लालसा की प्राप्ति हमको होगी। आइंस्टीन महोदय का कहना था। वैसे ये सारी सिर्फ हमारे चेतन को भी वर्णन नहीं कर पाए हैं, चेतन को वर्णन नहीं कर पाए हैं लोग। फॉरनर तो हमारे चेतन को वर्णन ही नहीं कर पाए हैं। चेतन की वर्णन हेतु हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि जो चीज की लालसा हमारे अंदर में है उस लालसा पे अंतिम तक टिके रहना है, और अंतिम तक टिके रहने के बाद उसकी हमको प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाए तो सोचे कि हम चेतन को प्राप्त कर रहे हैं। जब हम उस लालसा से, जब हमको लालसा वो मिल जाती है और फिर उसका दोबारा कभी भी हमारे जीवन में उसका कोई जो है मूल्य नहीं रह जाता, वैसी लालसा की बात कर रहे हैं। जैसे हमें इस पृथ्वी में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जब चेतन हमको चेतन में प्रवेश करेंगे तो ये पृथ्वी की रास हमको कभी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी जो लालसा थी, लालसा से भी परा लालसा, जो परे लालसा से परे की बात होती है, उस तक की हमको अनुभूति हो गई है, तो उसका जो है कोई जोड़ ही नहीं इस पृथ्वी पे है। एक छोटा सा जो है उदाहरण, ये छोटा सा जो है वृतांत आया हुआ था हमारे भगवान गौतम बुद्ध के जो है पुस्तक में, कि उनके जो भाई थे, उनके भाई को एक जो है सुंदरी बहुत अत्यंत ही अच्छी लगती थी, और उनका आचार विचार जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं था, वो अपना प्रकृति को पूरा बदल दिया था। जब भगवान गौतम बुद्ध को पता चला कि उसके भाई का जो है नैतिक विचार कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, तो उनके पास गया और बोला कि भ्राते बताइए, मैं जो है आपको क्या पसंद है, बोलिए आपको क्या चाहिए। बोला आप दे ही नहीं पाओगे। बोला क्या चाहिए? तो वो कहते हैं हमको वो जो सुंदरी है, हमें वो उसकी प्राप्ति चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, ये तो छोटा सा चीज है, ले लो। तो उनके मस्तिष्क पे जब हाथ रखे तो उनसे भी अत्यंत सुंदर उनके मन मस्तिष्क पे जागृत हुई। उनके मस्तिष्क जब हाथ हटाए, बोले क्या वो मिली? बोले कि भैया मिलने का तो मिला, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा कुछ मिला, हमको वही चीज चाहिए जो आपने दिखाया हमको। तो फिर उनको वहीं पे ज्ञान दिया जाता है, हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड, एकाग्र मन को कैसे चित्त करें और फिर हम चेतन की ओर प्रवेश करें। साथियों वैसे इसकी बहुत सारे विधि हैं। जैसे हमारे ओशो कहते हैं कि आप जो है आप सांस को जो है एकदम पूरा सांस को रोक दें और अंतिम तक रोकें। जब आपको लगेगा कि मेरा आत्मा छूट रहा है तो फिर ही छोड़ें आपको, मतलब बहुत अंतिम चरण तक छोड़ने को वो बताते हैं प्रक्रिया। उनकी प्रक्रिया थोड़ा सा हार्ड है। फिर हमारे और भी प्रकार के नाना प्रकार का जो वर्णन हमारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने किया है, दर्शन शास्त्रियों ने किया है, लेकिन हमारे रामचरितमानस में इनका वर्णन बहुत ही सीधा सार तरीके से है। ज्यादा वर्णन नहीं, आप पुस्तक पढ़ें, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आ जाएगी। वैसे हल्का सा चर्चा हम कर देते हैं कि मन को एकाग्र कीजिए। मन को जब एकाग्र कीजिएगा तो उस एकाग्र मन में ही आपका चेतना का प्रवेश होगा, प्रवेश द्वार खुलेगा, और उस चेतना से भी परे जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है वही जो है पराचेतन है, और वही पराचेतन में आपको परब्रह्म की जो है प्राप्ति होगी। कहने का पराब्रह्म और पराचेतन की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस की भी पुस्तकों में जो वर्णित जो इनकी गाथा आई, हम उसको समझ नहीं पाए हैं। हम चेतन तक की समझ हमारे अंदर में रहा, हम आपको चर्चा कर रहे हैं, और पराचेतन तक हमको समझ में नहीं आता है पराचेतन होता क्या है। अगर आपको पता चले तो आप वीडियो में पराचेतन को जरूर अच्छे से बनाइएगा, शायद हमें भी
सीखने की कुछ मौका मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को चाहिए, क्योंकि हमारी भी एक खोज है कि हमको कोई ऐसा हो जो हमको पराचेतन के बारे में इसका वर्णन कर दे। हमें भी एक लालसा है पराचेतन की खोज पर। वैसे पराचेतन की खोज हेतु हमारे रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि उसके लिए हमको सबसे पहले चेतन द्वार को जो है पार करके हमको पराचेतन को प्राप्त कर पा सकते हैं। तो वो चीज हमारे अंदर में नहीं है। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कीजिए आप लोग भी, है ना, एकाग्र मन से। तो साथियों बहुत सारे वर्णन आपके पास हैं। फिर एक जगह पे हमको वर्णन मिला है सूरत योग, साउंड मेडिटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो ये शब्द का जो मेडिटेशन होता है वो क्या होता है? जैसे कि जैसे शब्द की मेडिटेशन हमारी होती है, जो साउंड मेडिटेशन हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं साउंड मेडिटेशन। वैसे साउंड मेडिटेशन हमें कोई बताया नहीं है, हमने रामचरितमानस में इसकी पढ़ा था, तो हमको लगा कि ये साउंड मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे हाँ, हमने जो और भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो हमारे गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है, तो उसके वर्णन हमें करने की इजाजत नहीं है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमारे जो गुरु महाराज हैं उनसे आपको जो उनसे दीक्षा लेना पड़ेगा, और भी जो तरीके उनसे ले सकते हैं। वैसे हमने जो चीज रामचरितमानस से पढ़ा है उसकी वर्णन हम खुले तौर पे आपके सामने कर देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क पे एकाग्र करने के लिए हमारे जो योगा होते हैं, मेडिटेशन को आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके समक्ष जो है तीनों प्रकार का वर्णन आपके साथ में करूंगा। तो पहला मेडिटेशन जो है वो हमारा एकाग्र मन को टिकाना है। जिसको जिस चीज पे आपको अच्छा लगे उस पे एकाग्र मन को टिकाइए। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं साथियों। मैं आनंद राज आनंद ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के शिक्षक रहा करता था उस समय। वहां पे हमारी एक बालिका थी कशिश नाम करके, और हमने उनके गार्जियन से भी बात किया, बच्चियों से बात की, बच्ची से बात की हमने, तो पता चला कि वो मेडिटेशन को फॉलो करती है। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आंखें बंद कर देने के बावजूद भी वो देख सकती है। आश्चर्य होगी जान के आपको, ये योग का कमाल है। आपकी आंखें उनकी बंद कर देने पे, हमने बहुतों देखा, आप किसी भी स्टूडेंट्स वहां से पूछ सकते हैं, आंख बंद कर देने के बावजूद भी वो देख के बता सकती है कि आपके पॉकेट में क्या है, आपके पास क्या, आपके हाथ में क्या है। ये मेडिटेशन का पावर है। ये मेडिटेशन हमारे से छुपाया लिया गया है। आप मेडिटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है लाभ मिलेगा। आप चेतन पे प्रवेश कैसे करेंगे? तो मैं साउंड मेडिटेशन की बात करूं तो अगर हमारे सारे कान बंद कर दिया जाए, कान को अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाए, और अगर हम ध्यान से उस ध्वनि को सुने तो हमको नाना प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। आप देखें चेक करके, आंखें बंद करते, आंखें बंद करने के बावजूद हमें क्या दिखाई पड़ता है? आपके मन पे होगा कि अंधकार होता है, नहीं, उस अंधकार के बाद भी कुछ प्रकाश की चीजें हैं। आप देखें, ये मेडिटेशन पे हमने वर्णन सुना है। वैसे साथियों मैं आपको बता दूं, ये हमने वर्णित बातें आपके सामने रखी है, जो पुस्तक में वर्णन आया उसकी बातें हमने रखी है। मेडिटेशन करता हूं, हमारी भी लक्ष्य है, कोशिश करते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं यह देख पाते हैं कि जो मन है वो अत्यंत ही जो हमारा बिखराव है, उस मन को टिकाइए सर्वप्रथम, सब कुछ संभव है। तभी हम चेतन को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा चेतन इसको नहीं कहते हैं साथियों। वैसे मैं आपके समक्ष सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो वर्णन उनकी पुस्तकों पे आई है उसकी भी वर्णन करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी वर्णन अधूरा है। जैसे साथियों हमने कहा कि पराचेतन की चर्चा हम नहीं कर सकते, हाँ कहेंगे तो हम उसका पुस्तक पढ़ के आपके सामने में वर्णन कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या है वो। उसके लिए हमें किसी ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। उस ज्ञानवान व्यक्ति की खोज हमें भी है।
आपको अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिलते हैं तो आप उनसे जो है चेतन और पराचेतन पे चर्चा करें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारे देश में ज्ञानवानों की कमी नहीं है। हमारे पास जितना ज्ञान था हमने उस ज्ञान को आपके तक पहुंचाया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ एक बालिका थी, उनका नाम क्या था नाम भूल जा रहा है थोड़ा सा, रुकिए नाम। तो वो हमको जो है बोली हुई थी कि सर आप चेतन और पराचेतन पे आप वर्णन करेंगे। तो बोला मैं जरूर करूंगा, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैं कहना चाहूंगा कि हमने पराचेतन पर चर्चा नहीं कर पाया, क्योंकि पराचेतन के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाँ, चेतन पे कुछ ज्ञान है तो हमने आपके सामने में वर्णन की। पराचेतन की खोज पे हम भी हैं, आप लोग भी रहिए। तो जो भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो ज्ञान हमारे अंदर में होगा वो आपके तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये रहा हमारा बुद्धि से संबंधित। अब थोड़ा सा चर्चा हम सीटेट के एग्जाम के दृष्टि से हम बात कर लेते हैं, जो कि ये सब नहीं पूछेगा, तो ये हमारे मन में था, व्यथा बता दी आपको। तो कहा जाता है साथियों कि जो अचेतन मन है, यही सब चीजों का कार्यनिधि हमारे अंदर में होता है। कुछ भी करते हम तो चेतन मन से करते हैं, लेकिन लोग कहता है कि जहां कुछ है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है तो वो काम कैसे कर रहा भाई। अचेतन को समझना ऐसे नहीं है, जहां चेतन नहीं है वहां अचेतन है, ये समझ लीजिए मोटे तौर पे। तो साथियों, ब्रेन स्टॉर्मिंग की हमको बात करना था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रक्रिया है जिसमें से एक कक्ष में शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षकों के द्वारा क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी वर्णन आप सुने। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस which is originated by the teacher and both the teacher and students are active there। वहां पे शिक्षण कला के अंतर्गत ये तरीका उनके साथ में उसके बुद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनके तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है साथियों हमारा कि उनके बीच में एक समस्या को दिया जाता है, वो बालकों के समूह के बीच में समस्या को दिया जाता है, और बच्चे को जो है उस समस्या के ऊपर में तार्किक सोच को प्रकट करना होता है, और वो स्वतंत्र रूप से उस विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं और शिक्षक के सामने में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, और शिक्षक उन बातों को जो है, जो मुख्य बात है, उनको बोर्ड पे लिखते हैं और फिर उनका निदान करते हैं। यही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। जैसे कि हमारा जो विद्यालय, मैं भारत भारती से पास आउट हुआ हूं, हमने बचपन से भारत भारती में पढ़ा है। तो वहां पे हमारी एक प्रतियोगिता होती थी, वो होती थी डिबेट कंपटीशन, डिबेट वाद विवाद प्रतियोगिता होता था हमारे स्कूल में। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए जो है रास्ता दिया जाता था, और बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा तर्क सोच पाते थे और शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते थे, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। और अगला जो टॉपिक स्टूडेंट बात कर लेते हैं, समय को कम के आधार पर हम जल्दी बात करते हैं। एक होती है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच। तो तार्किक सोच का कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम अपने मन मस्तिष्क पे जो तर्क की प्रस्तुति हम किसके आधार पे करते हैं, तो अचेतन मन के आधार पे करते हैं, तो वही हमारा होता है, क्या होता है, वही हमारा तार्किक सोच होता है। तार्किक सोच का जो विकास जो होता है वो हमारा अचेतन मन से ही होता है। जैसे कि अचेतन को हमने बहुत अच्छे से वर्णन किया। अचेतन मन, अगर ये आपको कोई दिक्कत फिर से समझने में होती है, फिर से आप बोलिएगा, हम ज्यादा